हम एक वर्कशीट कर रहे थे ना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, वो आपने सॉल्व किए। तो कोई डाउट्स होने से पूछिए, किसी को भी कोई भी डाउट्स लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या तो वर्कशीट से रिलेटेड। ओके, तो हम लोग आज की वर्कशीट के साथ स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज क्लास में हम लोग पूरा वर्कशीट सॉल्व कर सके, ठीक है। वर्कशीट को क्लासरूम में भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर कोई अपने लैपटॉप में खोलना चाहे तो उस हिसाब से खोल सकते हैं। नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ, तो मुझे बताते रहिएगा कि कब कब मुझे चेंज करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पैसेज हो गया होगा अब आप सबका। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आंसर्स देने की कोशिश कीजिए।
हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम ऑडिबल? हाँ, अब आ रही है। हाँ मैम। मैम आपका आवाज़ नहीं आ रहा है मैम। हाँ, तो कहाँ तक सुना आपने? मैम पहले से ही सुना मुझे, सुना ही। हाँ नहीं मैम, पैसेज। मैम पहले से थोड़ा स्टार्ट हाँ, कीजिए मैम ठीक है, पैसेज। ठीक है। हाँ, ओके। ओके। तो क्वेश्चन 1 में हमने देखा, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लिसिट। ठीक है। तो नॉट इम्प्लिसिट में हम ध्यान देंगे कि वो ये नहीं पूछ रहे कि पैसेज में क्या बताया जा रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, तो अब हम देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है अनोनिमिटी इज अ प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द परपेट्रेटर। इसका मतलब क्या है कि जब किसी बात को ऑनलाइन पब्लिश की जाती है तो किसने वो पब्लिश किया, कौन वो कह रहा है, वो जानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी अनोनिमस रह जाती है। और ये बात कहाँ कही जा रही है? इस एरिया में। यहाँ वो कह रहे हैं कि it gets it may be very hard to determine who has published a statement। ठीक है, तो बहुत टफ होता है जानना कि किसने वो बात कही है। उसके साथ साथ कई साइट्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि वो अपने असली नाम या किसी भी तरह की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन यूज करे। तो क्लियर हो जाता है कि कोई भी आराम से सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते वक्त अनोनिमस रह सकता है। अनोनिमस यानी कि जिसकी पहचान हम नहीं जानते या उसकी पहचान हम पता आवाज भी नहीं आ नहीं कर सकते। आ रही है आवाज? हेलो? ओके, तो पॉइंट ए समझ गए ना कि क्यों नहीं होगा? हाँ, तो अब हम पॉइंट सी के पास जा रहे हैं। तो पॉइंट सी में कहा गया है कि ये पैसेज बता रहा है कि इट इज इजी टू एस्टैब्लिश डैमेज टू रेप्यूटेशन। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये बात पैसेज में कही गई है कि नहीं। तो क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ कही गई है यू मस्ट प्रूव हार्म टू रेप्यूटेशन, हार्म टू रेप्यूटेशन दैट मे बी डन सिंपली बाय सेविंग एंड प्रिंटिंग एनी नेगेटिव कमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या चीज सिंपली की जा रही है? हार्म टू रेप्यूटेशन को प्रूव कर पा रहे हैं हम बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ते ही हम देख रहे हैं कि पैसेज में ये क्लियरली दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। मैं वापस से दोहराऊंगी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉट इम्प्लिसिट, नॉट इम्प्लिसिट यानी कि पैसेज में जो बात नहीं की गई है। क्लैट में भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इस तरह से नॉट डालकर, या कई बार ऐसा भी दिया जाएगा कि विच इज नॉट सेड इन द पैसेज। तो नॉट सेड मतलब कि पैसेज में वो चीज बताया गया है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि नॉट कहाँ यूज हो रहा है और कितनी बार यूज हो रहा है। ठीक है, या कभी कभी वो लोग नेगेटिव वर्ड यूज कर लेंगे, जैसे वो कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अनसेड इन द पैसेज। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि नॉट अनसेड से आप क्या समझेंगे, कि वो बात पैसेज में बताई गई है या नहीं बताई गई है। नॉट अनसेड। ठीक है, तो इसको पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है इस जगह पर। नॉट अनसेड यानी कि करेक्ट अनुराग। तो नॉट अनसेड यानी वो बात पैसेज में कही गई है। वेरी गुड। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ए और सी कही जा रही है और यहाँ क्वेश्चन है नॉट इम्प्लिसिट। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। डी कह रहा है द डिलीटेड पोस्ट कैन ऑल्सो बी डग आउट। अब ये बात कहाँ कही जा रही है? इस जगह पर। ठीक है, वो कह रहे हैं इवन कंटेंट दैट इज लेटर रिमूव्ड, कंटेंट दैट इज रिमूव्ड यानी कि डिलीटेड पोस्ट, मे बी फाउंड बाय डिलिजेंट सर्चर्स। तो फाउंड यानी कि वो लोग उसको ढूंढ कर निकाल रहे हैं
और ऑप्शन डी एकदम एग्जैक्टली यही बात कह रही है। तो क्लियरली ऑप्शन डी भी पैसेज में कहा गया है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन आती है हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पैसेज में कोई भी जगह आप ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जहां कह रहे हैं कि लॉन्गेविटी इन डिस्पोजिंग ऑफ केसेस इज एन इशू। लॉन्गेविटी इन डिस्पोजिंग ऑफ केसेस यानी कि कितना टाइम लग रहा है एक एक केस से डील करने में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन केसेस को के साथ डील करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ऑप्शन बी आंसर है। और ऑप्शन बी इसलिए नहीं आंसर है क्योंकि वो पैसेज में लिखी गई है, बल्कि वो आंसर इसलिए है क्योंकि पैसेज में उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या नहीं कहा गया, ठीक है। और एक चीज, तो मैं डेफमेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दे रही हूँ कि क्या होता है। बाकी क्लासेस में हम थोड़ा और भी कवर करेंगे, बट एक बार मैं बस इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ, ठीक है। तो डेफमेशन यानी कि जब आप कुछ कहते हो या कुछ लिखते हो जिससे किसी और की इंसल्ट होती है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे कि फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि उस बात की पब्लिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिकेशन से हम यूजुअली ये समझते हैं कि पब्लिकेशन यानी कि किसी बड़े न्यूज़पेपर में छापा जाना या किसी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होना, ठीक है। पब्लिकेशन से हम सोचते हैं कि कहीं उसे छापा जा रहा है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम डेफेमेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे किसी जगह पर छाप दिया जा रहा है। यहाँ डेफेमेशन का इतना ही मतलब है कि जिसके बारे में बात की जा रही है और जिसकी वो बात कह रहा है उनको छोड़कर किसी तीसरे को उस बात का ज्ञान हो, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि आप एक लेटर भी लिख रहे हो जिसमें आप किसी को गाली दे रहे हो और वो लेटर आप इस तरह से उसकी तरफ पहुंचाते हो कि बहुत क्लियर हो जाता है कि कोई और उसे आराम से पढ़ सकता है, तो उसमें आपको डेफेमेशन के लिए दोषी ठहराया जाएगा। पर अगर आपने पर्सनली लेटर लिखा और उसे सील कर कर आपने उसी व्यक्ति के हाथ में दिया, तो उस सिचुएशन में अगर कोई तीसरा पढ़ता है तो उससे पब्लिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि जिसे आप दे रहे हो उसको छोड़कर कोई उस लेटर को पढ़े, ठीक है। बट जहां बहुत ऑब्वियस कर देते हो, खाली मतलब खुला हुआ लेटर आप किसी उसके स्टाफ को पकड़ाते हो और फिर बोलते हो उन तक पहुंचाने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि बहुत पॉसिबल है कि वो जिसे भी आप दे रहे हो वो लेटर वो पढ़ सके, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये तो उस सिचुएशन में क्लियर हो जाता है कि पब्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। और एक चीज, डेफेमेशन के लिए सबसे कॉमन डिफेंस क्या होता है? ट्रूथ। यानी जब आप किसी बात के बारे में सच कह रहे हो तो कोई आपको डेफेमेशन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, ठीक है। तो डेफेमेशन का सबसे बड़ा डिफेंस होता है ट्रूथ। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए।
और कोई आंसर करना चाहेगा? ओके गुड, तो आप लोग सबने समझ लिया, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, इसके लिए तो आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसेज में क्लियरली कहा जा रहा है कि बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो डेटा हमेशा के लिए रह जाता है, तो वो परमानेंसी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन हुआ। और बाकी तीनों ऑप्शन आप देखिए, वो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ए भी आता है, ठीक है। जैसे डी भी बी एंड सी कह रहा है पर उसमें ए का कोई मेंशन नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियरली आंसर ए है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन 3। ओके, और कोई आंसर्स? ओके, तो एक एक कर कर ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले कहा गया है द इम्प्यून स्टेटमेंट मस्ट बी स्कैंडलस इन नेचर, ठीक है। और पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम्बिट ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। तो इस पैसेज के हिसाब से डेफिनेशन की लॉ की किस एस्पेक्ट के बारे में, किस पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? पैसेज के हिसाब से क्या बताया जा रहा है पैसेज में? ठीक है, एक बार वापस पैसेज को देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहले टिपिकल डेफिनेशन की इसके बारे में, जो कहा, जो जिसने बताया अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पर्सन एंड पब्लिश टू अदर्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन हार्म ऑफ रेपुटेशन और सम काइंड ऑफ डैमेज। तो ये डेफिमेशन की डेफिनेशन दे रही है, पर पैसेज ये नहीं है, ठीक है। बाकी जो कहा गया है वो पैसेज है, ठीक है। ये देखिए, what happens when the false statement is made in an even larger context than the local paper? What if it is conveyed over the internet? तो वो डेफिमेशन की बहुत स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करी, वो डेफिमेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं बोल रही है, क्या आपको प्रूव करना है और क्या नहीं प्रूव करना है वो नहीं बता रही है। जो भी वो बता रही है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में बता रही है कि इंटरनेट पर अगर डेफिमेशन हो तो उसके बारे में क्या होता है, ठीक है। तो द एम्बिट ऑफ लॉ ऑफ डेफिमेशन दैट दिस पैसेज टॉक्स अबाउट, ठीक है, वो लोग लॉ ऑफ डेफिमेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर किस एम्बिट यानी किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं?
जब डेफर्मेशन की साइबर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट, इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में उन्होंने एक छोटे से जगह पर बात किया, और वो भी उन लोग सिर्फ मतलब क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है। जैसे कि इम्प्यून स्टेटमेंट स्कैंडलस होना चाहिए या नहीं, वो नहीं बताया गया है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि उससे किसी को हार्म ऑफ रेपुटेशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज स्कैंडलस ना भी हो तो भी किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जाए। जैसे अगर किसी को अम, कोई कहे कि सारे पॉलिटिशियन झूठे हैं और ये भी बहुत झूठ बोलता है, ठीक है, ऐसा कुछ कहे, तो उससे उनका रेपुटेशन हार्म हो रहा है। बट ज्यादा लोगों को ये बात स्कैंडलस नहीं लगेगी, ये बात बहुत सेंसेशनल नहीं लगेगी, ठीक है। पर किसी एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन उससे हार्म हो सकती है। तो इस सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट स्कैंडलस हो। स्कैंडल यानी कि बहुत गॉसिप का बात बनना या बहुत इस तरह की कोई बात, ठीक है। फिर कहा जाए एनी रेकलेस कमेंट मे बी रिगार्डेड एज डेफेमेटरी। अब ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी रेकलेस यानी कि बिना सोचे समझे जो बात की गई, पर कई बार बिना सोचे समझे भी कुछ बात ऐसी कही जा सकती है जो बिल्कुल भी डेफेमेटरी नहीं होगी, ठीक है। और सी कह रही है कि वंस इट्स प्रूव दैट डेफेमेशन हैज अकर्ड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। वापस हम देख रहे हैं, मैंने कहा कि डेफेमेशन में एक बार प्रूव होने के बाद भी आप उसके लिए क्या डिफेंस ले सकते हो कि वो ट्रूथ कह रहा था। तो ट्रूथ इन इटसेल्फ इतना बड़ा डिफेंस होता है डेफेमेशन का। और अगर डेफेमेशन प्रूव हो भी गया और उसके बाद भी कोई प्रूव कर दिया कि जो बात कही गई है वो सच है, तो फिर तो फिर वो चार्ज नहीं स्टैंड करेगा, ठीक है। तो अब हम, तो ये अगर क्लियर हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आयुष क्या रिपीट करूं? विच पार्ट? क्या कुछ सुनाई नहीं दिया या कोई पर्टिकुलर ऑप्शन? ओके ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन 4 पर आते हैं, आंसर्स देना शुरू कीजिए। ओके, तो ऑप्शन 4 कह रहा है कि द स्कोप ऑफ डेफर्मेशन हैज ट्रांसेंडेड इनटू द साइबर स्पेस। उसका क्या मतलब है कि डेफर्मेशन की जो लॉ थी पहले, क्योंकि इंटरनेट नहीं एग्जिस्ट करती थी तो वो इंटरनेट को नहीं कवर करती थी। अब क्योंकि इंटरनेट एग्जिस्ट करती है और इंटरनेट के कारण कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे वो स्टेटमेंट एकदम परमानेंट रह जाती है, जो वो स्टेटमेंट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। इन सब चीजों के कारण डेफर्मेशन लॉ एक्सपैंड हो गई है और अब वो साइबर स्पेस में भी आ गई है, ठीक है। तो अब हमें जरूरी है कि डेफर्मेशन की जो क्राइम है उसे हम साइबर स्पेस यानी इंटरनेट पे भी एड्रेस करने की का कोई तरीका ढूंढे, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ डेफर्मेशन हैज ट्रांसेंडेड इनटू द साइबर स्पेस, और क्लियरली पैसेज में इन सब चीजों के बारे में ही बताया जा रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। और कोई आंसर करेगा? कोई और आंसर करना चाहेगा? कोशिश कीजिए, जो भी आपको थोड़ा भी सही लग रहा हो वो लिख दीजिए।
ओके, तो धीरे धीरे करके जाते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है? पहले एक्स है, वो एक रिपोर्टर है जो एस की एज गलत बता दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि एस 50 साल का है, 60 साल का नहीं है, ठीक है। ओके, और फिर जेड एक्स का ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। शायद इसका ये मतलब है कि एक्स, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक्स ने एस के का गलत एज बताते हुए उसे 50 की जगह 60 इयर्स बता दिया, ठीक है। फिर एक साल लेटर जेड बोलकर एक आर्टिस्ट है, उसने एस का मजाक उड़ाया और उसे सीनियर सिटीजन बुलाया, ठीक है। और एस है जो सूट लाना चाहता है एक्स के खिलाफ, ठीक है। तो क्या हो रहा है इधर? एक्स, ठीक है। तो हमें देखना है कि एक्स ने क्या कहा है। यहाँ जेड जो कह रहा है उसका उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि एक्स की लायबिलिटी क्या है। तो अब ऑप्शन ए कह रही है कि बोथ विल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर डेफेमेशन। तो अब एक बात देखते हैं, एक्स एक रिपोर्टर है और जेड एक फेलो आर्टिस्ट है। वाइकेरियस लायबिलिटी तभी आती है जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या मास्टर सर्वेंट या उसी तरह की किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिलेशन रहती है। अब कोई भी रिपोर्टर किसी आर्टिस्ट का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। और एक और चीज देखते हैं, ऑप्शन ए जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी तब होती है जब किसी एक के काम के कारण के लिए बाकी लोगों को भी लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो सपोज ए बी और सी किसी फर्म में पार्टनर्स हो, तो ए जो करता है उस फर्म में, उसके लिए बी और सी को भी लायबल ठहराया जा सकता है, और उनकी लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। यानी वो साथ में भी लायबल है और अलग अलग भी। तो अगर ए उसी पार्टनरशिप के लिए 100 रुपए की लोन लेता है, तो तो जिससे लोन ली जा रही है वो बी या सी से अकेले से भी मांग सकता है पैसे। ये तो वो हो गई उनकी जॉइंट लायबिलिटी। तो सबको 33 रुपीज देने होंगे, ठीक है। या वो किसी एक से भी मांग मांग सकता है, और जिस एक से वो पेमेंट लेता है उस एक को बाद में बाकी लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर वालों के लिए लायबिलिटी तीनों की अलग अलग भी होती है और तीनों की साथ में भी होती है। तो वो 100 रुपए वो किसी भी तरीके से ले सकता है, या तो ए से सिर्फ ले सकता है, या बी से सिर्फ, या ए और बी से पर सी से नहीं। और टोटल में उसे 100 रुपए मिलने चाहिए तीनों में से किसी से भी या सबसे साथ में, ठीक है। तो इसे हम जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब तो ए करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ना यहाँ जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी होगी और ना ही किसी तरह की वाइकेरियस लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब बी, ऑप्शन सी के पास जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली एक्स वुड बी लायबल फॉर डेफमेशन फॉर स्टेटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेफमेशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इंफॉर्मेशन फॉल्स होनी चाहिए, पर डेफमेशन की और एक रिक्वायरमेंट है कि द स्टेटमेंट मेड should lower the reputation of the person in the mind of a reasonable man, ठीक है। तो डेफमेशन होने के लिए ये जरूरी है कि मेरे बारे में जो बात कही जा रही है वो सुनकर कोई भी आम आदमी ये सोचेगा मेरे बारे में कुछ गलत या कुछ कम सोच सकता है, ठीक है।
तो अब आप सोचिए, अगर आपको बताया जा रहा है कि कोई 60 साल का है जबकि वो 50 साल का है, क्या उसके लिए आप उसे जज करेंगे, या उससे उसकी रेपुटेशन को कोई टाइप की हार्म हो सकती है? कोई भी रीजनेबली अगर, एग्जैक्टली exactly. तो ये डेफिमेशन नहीं होगी इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है, बट किसी भी रीजनेबल पर्सन के माइंड में वो ये नहीं सोचेगा कि ओ ये तो 60 साल का है, मतलब ये 50 साल के आदमी से कम है या खराब है, या इसका रेपुटेशन गलत है, या ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत रहेगी। ये याद रखिएगा, डेफर्मेशन में आपको किसी भी रीजनेबल पर्सन के हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई जिसको बूढ़े लोगों से प्रॉब्लम हो, उसे लगे कि ये तो बहुत गलत बात हो गई कि ये 60 साल का हो गया, बट नॉर्मली कोई ऐसा सोचेगा नहीं। ठीक है, और जब जेड भी कह रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है उसे सीनियर सिटीजन कहकर, किसी को ये बात मजाक की लगेगी नहीं। कोई भी नॉर्मल पर्सन सोचेगा नहीं कि वो सीनियर सिटीजन है तो उसकी कोई मायने नहीं रखता और ये वो। ठीक है, तो किसी भी रीजनेबल पर्सन के स्टैंडर्ड से एस की किसी भी तरह की बेइज्जती नहीं हो रही है, तो डेफर्मेशन का सवाल ही नहीं आता। फिर डी कह रहा है एक्स विल नॉट बी लायबल, बट किस कारण से? कि रीजनेबल टाइम हैज लैप्स सिंस द इंफॉर्मेशन गॉट पब्लिश्ड। अब हमने देखा कि टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपकी रेपुटेशन को हार्म हो तब तब डेफर्मेशन का केस बनेगा। और इस सिचुएशन में तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि उनके रेपुटेशन को कोई हार्म ही नहीं है, तो टाइम का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो किस लिए एक्स को लायबल नहीं ठहराया जा रहा है? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा कि वो 60 ईयर्स का है, और उस बात से किसी की भी रेपुटेशन को कोई हार्म नहीं होता। तो द स्टेटमेंट वॉज नॉट डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यानी जो आपको नीचा दिखाए या आपको बुरा भला कहना। तो एक्स कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है जिसे डेरोगेटरी माना जा सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम बाकी एलिमेंट्स भी देखेंगे। अनुराग, बाकी ऑप्शंस नहीं देखने कि देख लिया आपने? ओके, तो बाकी लोग भी बताइए जब आप लोग ऑप्शंस देख लेते हो तो। ठीक है, ये ऑप्शंस है। किसी को बाकी ऑप्शंस देखने होंगे तो बताना। ओके, बाकी कोई आंसर देगा? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है एन इन जेस्ट पोस्टेड एन एम्बैरेसिंग पिक्चर ऑफ हिज फ्रेंड जेस ट्विन के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है। तो पहले मुझे एक बात बताइए,
तो पहले एक बात समझ लीजिए कि डेफमेशन जो है वो टॉर्ट भी होता है, ठीक है। टॉर्ट यानी कि सिविल रॉन्ग, ठीक है। टॉर्ट एक तरह का सिविल रॉन्ग होता है जो आपके राइट्स के बारे में होता है, ठीक है। उन राइट्स के बारे में जो आपके पास हर हर एक व्यक्ति के पास होती है, ठीक है। जैसे कि राइट टू रेपुटेशन, जो कि जिससे जो वायलेट होने से टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन होता है। राइट टू योर बॉडी, ठीक है, जिसको वायलेट करने से बैटरी या असॉल्ट होता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे वायलेट करने से न्यूसेंस या ट्रेसपास के टॉर्ट्स होते हैं। तो टॉर्ट आपके पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। और जब आपकी किसी भी राइट को वायलेट किया जाता है तो आप उसमें टॉर्ट पे सू कर सकते हो, ठीक है। और टॉर्ट क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आपके बारे में होता है। उसमें स्टेट नहीं सू करता है। आप ही को उसका इन्फोर्समेंट सीक करना चाहिए, ठीक है। और उसे इसीलिए सिविल रॉन्ग कहते हैं। तो ये हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट टॉर्ट में मेंस्ट्रिया की जरूरत नहीं होती है। और डेफमेशन भी ऐसे जो क्राइम भी होता है उसमें भी हमेशा जरूरी नहीं कि मेंस्ट्रिया हो, ठीक है। तो मेंस्ट्रिया आप लोग जानते हैं मेंस्ट्रिया का मतलब क्या होता है? हाँ। तो डेफमेशन में हम इंटेंशन नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आपकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छे भाव से कह रहा है या नहीं कह रहा, ठीक है। और एक चीज, डेफमेशन की का एक और डिफेंस होता है, जिसे कहते हैं हम फेयर रिमार्क, ठीक है, या रिमार्क मेड इन गुड फेथ, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंस्रिया देख रहे हैं, ठीक है। फेयर कमेंट वाला जो डिफेंस होता है वो यूजुअली हमें अवेलेबल उन्हीं लोगों के खिलाफ रहता है जो लोग बहुत फेमस होते हैं या जो लोग पब्लिक लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और वो हमें इसलिए दिया जाता है वो, ताकि जर्नलिस्ट को डर ना रहे कि वो लोग कुछ पब्लिश कर दे और बाद में पता चले कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उनके खिलाफ उन्हें सू ना कर दिया जाए। तो जब दूसरे लोगों की भला के लिए किसी पब्लिक फिगर के बारे में कुछ कहा जाता है जो शायद बाद में पता चले कि गलत है, तो उसके लिए हमें ये फेयर कमेंट की डिफेंस मिल जाती है, ठीक है। बट उसमें हम उनके गिल्ट को नहीं देख रहे हैं, उसमें हम बस ये देख रहे हैं कि कोई गुड फेथ में कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो गिल्ट या मेंस्ट्रिया फैक्टर नहीं रहती है। तो क्राइम में भी, हर क्राइम में मेंस्ट्रिया की जरूरत नहीं रहती है, और डेफेमेशन में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनकी रेपुटेशन को हार्म आ चुका है आपके किसी हरकत के कारण, तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या था। तो ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन सी क्या कह रही है। ऑप्शन सी कह रही है कि जे वुड फेल एज द स्टेटमेंट वाज पब्लिश्ड ओनली टू हिज टू बी वाइफ। तो टू बी वाइफ तो थर्ड पर्सन हुई ना, शादी के बाद भी आप दो अलग अलग लोग रहेंगे, और यहाँ तो शादी हो भी नहीं रही है। तो तो इस केस में स्टेटमेंट हैज बीन पब्लिश टू अ थर्ड पर्सन, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन डी कह रही है जे वुड सक्सीड एज द इमेज वाज ब्रॉडकास्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन ए भी कह रही है कि जे वुड सक्सीड एज द पिक्चर हैज कॉज्ड हिम हिज मैरिज। तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऑप्शन डी। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपको ऑप्शन ए का रीजनिंग सही लग रहा है कि ऑप्शन डी? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, बट ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्यों होगा? ऑप्शन डी कह रहा है कि जे वुड सक्सीड एज द इमेज वाज ब्रॉडकास्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अगर जैसे पहले ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि सिर्फ उसकी वाइफ ने देखा, तो क्या वो डेफमेशन नहीं होता? अ, गौरी, आपको ऑप्शन बी का मैंने कहा ना कि मेंस्ट्रिया इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी इस सिचुएशन में।
क्योंकि डैमेज उन्हें हो रहा है, तो मेंस्ट्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसमें डाउट होने से मुझे वापस से पूछना। ओके, तो ऑप्शन डी कह रहा है कि क्योंकि ज्यादा लोग जानते हैं तो इसीलिए वो डेफर्मेशन होगा। तो अगर एक ही व्यक्ति जानता तो वो डेफर्मेशन नहीं होता क्या? तो भी वो डेफर्मेशन होता। राइट, डेफर्मेशन होता। तो फिर ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। और ऑप्शन ये कह रहा है कि जे वुड सक्सीड एज द पिक्चर हैज कॉज्ड हिज मैरिज। अब वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ वो ये सिर्फ नहीं बता रहे हैं कि कोई कमेंट की गई कि नहीं की गई, या उससे उसे कितने लोगों ने सुना, या जो भी। यहाँ ये बता रहे हैं कि उससे डैमेज क्या हुआ। तो डेफर्मेशन के लिए डैमेज होना भी जरूरी है। ठीक है, और हमने देख लिया कि पब्लिकेशन या कंटेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसकी वाइफ को भी पता चला वैसे ही पब्लिकेशन हो चुका है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन बचता है कि उससे डैमेज हुई या नहीं हुई। फॉल्स भी है ही, क्योंकि जे का ट्विन है, वो खुद नहीं है। ठीक है, उससे इसके रेपुटेशन को आराम से हार्म हो सकता है, क्योंकि कोई किसी डिस्को के सामने प्यूक कर रहा है तो कोई भी सोच सकता है कि वो बहुत अल्कोहल पीता है या वो हेल्दी नहीं है। और हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर आप शादी जैसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट क्या क्वेश्चन बचते हैं कि उससे डैमेज हुआ कि नहीं, और हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं। ओके। ओके, तो अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। ये पैसेज हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोग का पढ़ना हो जाना चाहिए होगा, वैसे ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके। कोई आंसर्स देने के लिए तैयार है? अगर पढ़ना हो गया हो, नहीं हुआ हो तो, अगर ऊपर जाना हो तो वो भी बताइए। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए फर्स्ट वाला और उसे आंसर करने की कोशिश कीजिए।
ये पैसेज थोड़ा टफ है, तो अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई हो तो पूछिएगा। और कोई आंसर्स? ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड। ओके, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अटेनिंग फेवरेबल जजमेंट इन केसेस ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस कैन बी ट्रिकी। ठीक है, अब देखते हैं पैसेज में ये कहा गया है या नहीं। तो पैसेज में ये कहा जा रहा है, ठीक है। Given the difficulties in satisfying these requirements, it is not surprising that the economic duress doctrine is often alleged but seldom allowed. तो इससे बहुत क्लियर हो जा रहा है कि इसे प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ फेवरेबल जजमेंट यानी कि आप क्लेम कर रहे हो कि आपके साथ इकोनॉमिक ड्यूरेस हुआ और कोर्ट भी उस बात को मान ले रहा है। क्लियरली इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपको पैसेज से पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी ए गलत है, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड। यहाँ अटेनिंग अ फेवरेबल जजमेंट इन केसेस ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस इज ट्रिकी, ओके, क्योंकि ऐसा फेवरेबल जजमेंट बहुत रेयर केसेस में मिलता है और ये यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन बी कह रही है द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मे बी इम्पोर्टेड बाय अ डिफेंडेंट टू सेव हिज इंटरेस्ट। तो इस केस में पहले डिफेंडेंट कौन है? प्लेंटिफ वो होगा जो कह रहा है कि उसके साथ इकोनॉमिक ड्यूरेस हो रहा है। तो डिफेंडेंट वो है जो कह रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को अपहोल्ड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लेंटिफ ने कहा इकोनॉमिक ड्यूरेस, डिफेंडेंट कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला, तो कॉन्ट्रैक्ट को हाँ, अपोजर करेक्ट, बट उसका पोजीशन क्या है कि मैंने उस पर प्रेशर नहीं डाला है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहां बताया जा रहा है कि ओके, तो यहां कह रहे हैं कि victim of duress attempts to exploit his own submission to a threat made as a result of a deliberate business choice, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है ये सेंटेंस, कि कुछ केसेस में जिनके साथ ड्यूरेस किया भी गया हो या जिन पर प्रेशर भी डाला गया हो, वो लोग भी इस बात को एक्सप्लॉइट कर कर उन चीजों के लिए एक्सक्यूज ढूंढते हैं जो चॉइस उन्होंने खुद से फ्री विल से बनाया हो, ठीक है। देयर ओन डेलिबरेट बिजनेस चॉइस। तो अगर एक उनका खुद का कोई बिजनेस चॉइस फेल हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो ड्यूरेस के अंडर आर्ग्यू करे। और इसी सिचुएशन में जब प्लेंटिफ ये कह रहा है कि मेरे साथ ड्यूरेस हुई गई है ऐसी चॉइस के लिए जो उसने खुद ही लिया, तो डिफेंडेंट क्या कहेगा? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि जो किसी चीज के लिए कंसेंट दे रहा है, जो किसी हार्म को कंसेंट कर रहा है, जो वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से किसी हार्म के कोई चीज चूज कर रहा है, उसे फिर उस चीज के लिए अ, वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसके साथ गलत हुई है, ठीक है। तो वो तब किसी तरह की इंजरी नहीं क्लेम कर सकता। तो ये भी क्लियरली पैसेज से आ रहा है कि डिफेंडेंट अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत नहीं है। ऑप्शन बी पैसेज में दिया जा रहा है और इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पैसेज में जो नहीं दिया गया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम डी के पास आ रहे हैं।
डी कह रहा है कि एन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव टू द ट्रांजैक्शन इंक्लाइंस द केस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि जिस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो ना होता, तो अगर प्लेंटिफ के बारे में के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी तरह के प्रेशर, किसी तरह की ड्यूरेस के अंडर था। और पैसेज में भी क्लियरली ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो पैसेज में ये कह रहे हैं कि if the circumstances are such that the claimant can easily obtain the goods and services from an alternative source, then the court is likely to regard this as a reasonable alternative and may consider it as a strong evidence that the claimant's decision was not induced by illegitimate pressure। तो यहाँ भी वो उल्टा कह रहे हैं कि अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है, तो कोर्ट ये सोचेगी कि वो किसी प्रेशर के अंडर नहीं थी। तो उसी को अगर हम पलट देते हैं, तो अगर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रहता है, या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, हाँ, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो कोर्ट पहले ये सोचेगी कि वो किसी प्रेशर के अंडर थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी पैसेज से समझ आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बट क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऑप्शन सी कह रही है अ प्रेशर मोटिवेटेड बाय कमर्शियल इंटरेस्ट establishes a coercive character in the transaction। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पर जो प्रेशर आ रहा है वो किसी कमर्शियल इंटरेस्ट से, यानी पैसों से रिलेटेड कोई बात हो, तो हम उससे तुरंत ये साबित हो जाता है कि उस ट्रांजैक्शन में कुछ कोर्सिव है, यानी किसी तरह का फोर्स है। अब यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ क्लियरली लिख रहे हैं कि नॉट ऑल थ्रेट्स आर wrongful एंड सम आर परफेक्टली वैलिड फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल प्रेशर। तो कह रहे हैं कि कमर्शियल प्रेशर होने से भी हर बार उसे कोअर्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही कमर्शियल प्रेशर आता है, वैसे ही उससे कोअर्सिव कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है जो कहा जा रहा है वो, और ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने से पूछेगा। ओके, आंसर्स। क्वेश्चन 7 आंसर करने की कोशिश कीजिए। और कोई आंसर करना चाहेगा? कोशिश कीजिए, ऑप्शंस केयरफुली पढ़िए और फिर देखिए कि कौन से 2 या 3 ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो ABCD में से देखिए। यहाँ 1 2 3 क्वेश्चन का ही पार्ट है और ABCD में आंसर्स है, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, और कोई आंसर करेगा? तो लेट्स सी क्या होगा। ओके, तो मेरे पास आंसर्स आए हैं CBD। ठीक है, तो हाँ, CB और D मिलाकर सारे ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द प्लेंटिफ टू एक्सप्लॉइट हिज ओन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस मोर कॉम्प्लेक्स। ये कुछ चीजें दी गई है,
वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किन चीजों से इकोनॉमिक ड्यूरेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ओ मैंने ये नहीं बताया, ठीक है। तो इकोनॉमिक ड्यूरेस यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे, आपके पास बहुत पैसों की कमी हो, और मतलब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो कोई एक ट्रांजैक्शन कि जिनके साथ आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो इस बात के फायदा उठाते हुए उस ट्रांजैक्शन पर कुछ ऐसे टर्म्स डाल दे, या उसे इस तरह से लिख दे जिससे कि आपको ऐसे टर्म्स एक्सेप्ट करने पड़ जाए जो आप नॉर्मली नहीं करते, अगर आप पर उतना प्रेशर नहीं होता और आपके लिए जरूरी नहीं होती है कि किसी भी तरह। तो जैसे कि आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने बाइक को बेचें क्योंकि आपके पास कुछ पैसे नहीं है, तो पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, पर आपको कोई मिल नहीं रहा है जिसे आप बेच सके। तो कोई और आकर आपको उसके उसके लिए इतना कम दाम दे कि कोई नॉर्मल सिचुएशन में आप उसे बेचते नहीं, पर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है और ना कोई बायर है, तो आपको जबरदस्ती से उसे बेचना पड़ जा रहा है। जितना भी आपको मिल रहा है चाहे वो बहुत ज्यादा कम हो, और किसी नॉर्मल सिचुएशन में आप उसे ना भी बेचो तो भी इस सिचुएशन में आपको बेचना पड़ जा रहा है। तो आप बाद में कह सकते हो कि वो जो ट्रांजैक्शन था दैट वाज मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक ड्यूरेस, ठीक है। यानी आप पर बहुत बुरी तरीके से दबाव था पैसों की तंगी के कारण, और इसलिए आपने वो ट्रांजैक्शन किया, और उस चक्कर में किसी और ने आपको एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। तो उस चीज के टर्म्स ऐसे होने होंगे जो कि कोई साधारण व्यक्ति किसी भी स्थिति में उसे उन्हें अग्री नहीं कर सकता, ठीक है, जो आपके काफी खिलाफ जाता हो। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि किन सिचुएशंस में ये इकोनॉमिक ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने हमने ये पार्ट देखा था, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी एक ट्रांजैक्शन में कुछ चीजें हो सकती है जिन पर आप इकोनॉमिक ड्यूरेस के कारण अग्री कर रहे हो, ठीक है। पर बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजंस ली है जो आपने अपने से बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के लिया, पर वो फेल हो गई, ठीक है। तो ये डेलिबरेट बिजनेस चॉइसेस जो फेल हो रही है, इनके सिचुएशन में भी जिस जिस पर थोड़ा सा इकोनॉमिक ड्यूरेस था स्टार्टिंग में, वो ये कहेगा कि ये जो चॉइसेस मैंने ली वो भी इसी ड्यूरेस इसी इसी प्रेशर के अंडर ली, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, द क्लेमेंट द प्लेंटिफ इज एक्सप्लॉइटिंग हिज ओन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली वीक था, पर जो चीज उस वीकनेस के कारण नहीं भी आई, वो कह रहा है कि वो इस वीकनेस के कारण ही थी, ठीक है। तो ये क्लियरली इकोनॉमिक ड्यूरेस को कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर पाते हो कि किस पार्ट में आपने खुद से किसी ने खुद से चूज किया और किस पार्ट में उस पर प्रेशर थी, ठीक है। तो कोर्ट कोशिश करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सबके पास ये राइट है कि जैसा चाहे जिन ही टर्म्स में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और उन्हीं टर्म्स को माना जाएगा। कोर्ट कोशिश करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपहोल्ड करे। तो जब कोई इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो कोर्ट पूरी की पूरी पूरी चीज को तो पूरी की पूरी चीज को प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं, द रोल ऑफ subtleties in a commercial contract needed to form a judicial opinion, ठीक है। तो subtleties यानी कि जो चीजें बहुत क्लियरली नहीं लिखी हो, ठीक है। सटल हो यानी कि एक बार में देखने पर आपको समझ ना आए, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि द रोल ऑफ subtleties in a commercial contract needed to form a judicial opinion। तो कोर्ट में कुछ भी डिसाइड करने के लिए ये जरूरी है कि किसी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के छोटे छोटे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पार्ट्स को भी आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, ठीक है,
कि इकोनॉमिक कोअर्जन बाय इट्स वेरी नेचर इज सटल एंड ऑफन इंसिडियस। तो इकोनॉमिक कोअर्जन को समझना बहुत टफ होता है। तो इस कारण से फ्यू जुडिशियल फाइंडिंग्स ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस विल बी सिंपल और इजी। तो ये क्लियरली वो ही बता रहा है कि इकोनॉमिक ड्यूरेस को जुडिशियली फाइंड करने के लिए, उसे ये कहने के लिए कि वो ड्यूरेस के अंडर था, इसके लिए जुडिशरी को बहुत केयरफुली उस चीज के न्यूएंसेस, उसके डिटेल्स को समझना पड़ता है। और सटल चीजें, यानी जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो एक बार में नहीं समझ आए, उन्हें भी समझना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ड्यूरेस में ऐसी कई सटल चीजें रहती है। तो क्लियरली टू भी कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी सटलिटीज होती है जिन्हें जानना जरूरी है उसके पहले कि उस पर रूल किया जा सके। और इसी से इकोनॉमिक ड्यूरेस की कॉन्सेप्ट भी कॉम्प्लिकेट होते जा रही है। तो अब 1 और 2 करेक्ट है। अब 3 देखते हैं। 3 कह रहा है द टेक्निकलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर इन अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पैसेज में ये भी बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि नॉट ऑल perfectly valid forms of commercial pressures। तो कोर्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ये टेक्निकलिटी समझे, वो समझे कि किन सिचुएशंस में कमर्शियल प्रेशर सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि अलाउड है, पूरी तरीके से लीगल है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो टेक्निकलिटीज और लेजिटिमेसी है, कई बार इकोनॉमिक प्रेशर लेजिटिमेट होती है, यानी लीगली अलाउड होती है। तो ये कोर्ट के लिए समझना जरूरी है। और क्योंकि ये समझना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इकोनॉमिक ड्यूरेस कब है और कब नहीं है ये भी समझना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी कह रही है कि 1, 2 और 3 तीनों फैक्टर्स है। तो ये, और ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आने से कई बार सारे ऑप्शंस एक ही पैसेज में होते हैं। जैसे हमने देखा कि यहां से ये जो शुरू हो रहा है, सारे पॉइंट्स इसी एरिया में पूरा कवर हो जा रहा है। तो अगर आप उस पैसेज को ढूंढ पा रहे हो तो आप क्लियरली लोकेट कर पाओगे कि कौन से ऑप्शंस किस तरह से आ रहे हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 8 आंसर करने की कोशिश कीजिए। चैट बॉक्स में आंसर्स लिख दीजिएगा और कोई भी डाउट्स होने से पूछते जाइए। आंसर्स ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है द पैसेज रिफ्लेक्ट्स अ जुडिशियल असेसमेंट ऑन द इशू ऑफ ड्यूरेस। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसेज ये बस यही बता रहा है कि जुडिशियल डिसीजंस की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे प्रूव करना बहुत टफ होता है। तो अधिकतर केसेस में ये प्रूव हो ही नहीं पाता।
तो जुडिशियल असेसमेंट नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। फिर ऑप्शन बी कह रही है दैट द पैसेज गिव्स अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ द थीम। तो क्रिटिकल ओवरव्यू में क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके शॉर्टकमिंग्स, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उससे क्या अच्छा हो सकता है, ये सब बताया जाता है, ठीक है। पर पैसेज में ये सब भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। ये पैसेज में बस इकोनॉमिक ड्यूरेस के बारे में बताया जा रहा है, और फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि उसे प्रूव कैसे करते हैं या उसे प्रूव करने में दिक्कत क्यों आ रही है। तो इसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ना तो वो उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से एग्जामिन करे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। ओके। फिर ऑप्शन सी कह रही है दैट द पैसेज अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द स्कीम ऑफ द थीम। बट पैसेज में कमर्शियल वायबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि इस चीज से कोई कमर्शियल यानी पैसों से रिलेटेड प्रॉफिट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ड्यूरेस से पैसे बनाने की या प्रॉफिट बनाने की तो क्वेश्चन ही नहीं आती। तो ये कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये पैसेज में बहुत क्लियरली वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक ड्यूरेस जब कहा जाता है तो इसे कैसे प्रूव किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों वो कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। तो वो ये नहीं बता रहे कि कमर्शियल कि अगर आपने इकोनॉमिक ड्यूरेस इस सिचुएशन में प्रूव किया या क्लेम किया तो आपको लाभ होगा या नुकसान, ठीक है। तो कमर्शियल लायबिलिटी की बात नहीं हो रही। कमर्शियल लायबिलिटी हम यूजुअली बिजनेस के हिसाब से यूज करते हैं। हम लोग किसी केस में क्या प्रूव हो सकता है यानी उसके लिए कभी कमर्शियल वायबिलिटी टर्म यूज नहीं करते। और जब हम कमर्शियल वायबिलिटी कहते हैं तो हमारा ये मतलब है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनसे रिटर्न्स आएंगे या नहीं, और हमें प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं। और ये पैसेज क्लियरली वैसा नहीं कह रहा है। तो अब ऑप्शन डी हाईलाइट्स द फैलेसीज। फैलेसीज यानी कि जहां उनका वो लॉजिकली फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, जहां रीजनिंग में इश्यूज हो, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस। क्लियरली पैसेज में दिया गया है कि इट इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, और ये सब जो भी आपको पैसेज में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9। आंसर्स कोई देना चाहेगा? ट्राई कीजिए। ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा? ठीक है, तो हम लोग यहाँ उस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्स एक बिल्डर है, वो एक शिप बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए वाई ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखी है।
और एक्स कहता है कि वो बिल्डिंग बंद कर देगा, ठीक है। उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इसी तरह से ऐसे ही कर देंगे अनलेस कि वाई अग्री करे कि प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुकी है कि वो किसी एक अमाउंट पर शिप बनाएगा, पर वो काम बीच में रोक कर वाई से ये कह रहा है कि मैं ये कंटिन्यू तभी करूंगा अगर तुम 10% एक्स्ट्रा पे करो। तो इस सिचुएशन में आप सोचिए कि उसने काम ऑलरेडी चालू कर चुका है। यूजुअली जब इतना बड़ा काम होता है तो वो किसी तरह के का एडवांस लेता है, ठीक है। इस तरह के काम में हमेशा किसी तरह की एडवांस दी जाती है और वो काफी सब्सटैंशियल अमाउंट रहता है, ठीक है। और ऊपर से वो ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से काम बंद कर जाएगा, तो इस सिचुएशन में वाई का नुकसान ही होगा। अब और एक टेस्ट हमने देखा था कि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव रहेगी कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि वाई किसी और बिल्डर के पास जा सकता है, पर ये आधे अधूरे काम को कोई भी बिल्डर इस तरह से पूरा नहीं करेगा या आधे पैसे लेकर पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो जो एडवांस उसने दिया है वो डूबेगा अगर वो किसी और बिल्डर के पास जाता है, और काम भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कंप्लीट होगा। तो वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ये छोड़कर कि वो प्राइस बढ़ा दे। अब आप कह रहे हैं कि ये कमर्शियल प्रेशर है या कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शनल लेवरेज है। पर हमें ये ध्यान देना होगा कि एक्स और वाई ने पहले ही सब नेगोशिएट कर कर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट पर वो पहुंच चुके हैं। अब एक्स बिना किसी रीजन से उससे अमाउंट बढ़ाने को कह रहा है। ऐसा भी नहीं है कि प्राइसेस बढ़ने के कारण एक्स को ज्यादा पे करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल्स के कारण, और इसीलिए वो बोल रहा है कि उसे पेमेंट चाहिए, ठीक है। एक्स ने अपने ही हिसाब से, क्योंकि वो जानता है कि वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने काम बंद कर दिया। तो ये सिचुएशन ना ही कमर्शियल प्रेशर में आता है, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उनके बीच में अग्रीमेंट हो चुकी है। तो एक्स की ड्यूटी है कि वो उसी अग्रीमेंट के हिसाब से काम पूरी करे, ठीक है। और वाई भी ये नहीं कह रहा है कि वो कम पैसे देगा या वो पैसे नहीं देगा। इनफैक्ट एक्स उससे ज्यादा मांग रहा है, और वो भी काम रोक कर बीच में, जिसकी उसने गारंटी दी थी कि वो काम करेगा। तो यहाँ कमर्शियल प्रेशर या ट्रांजैक्शनल लेवरेज नहीं हो रहा है। ऐसा तभी होता अगर नेगोशिएशन स्टेज में बिना किसी अग्रीमेंट के वो कुछ बैक एंड फोर्थ वो लोग कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते, या वाई के पास और अलग ऑप्शंस रहते और एक्स बोलता कि नहीं मैं इतने में कर दूंगा, और ये सब होने से कमर्शियल प्रेशर या ट्रांजैक्शनल लेवरेज हो सकता है। पर यहाँ अग्रीमेंट होते हुए भी बीच में काम रोक देना, ये ट्रांजैक्शनल प्रेशर नहीं कहलाएगी। अब लास्ट टू ऑप्शंस है सी और डी। सी कह रही है कि ये इकोनॉमिक ड्यूरेस होने के कारण वॉइडेबल है, और डी कह रही है कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस होने के कारण वॉइड है। अब यूं तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस भी है, बट पैराग्राफ किस चीज की बात कर रही है? इकोनॉमिक ड्यूरेस। और ये इकोनॉमिक ड्यूरेस कैसी है कि बाइक को काफी नुकसान होगा, उसको पैसों की नुकसान ही होगी क्योंकि उसने एडवांस दिया है। और मैं जानती हूँ कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और आप अज्यूम नहीं कर सकते, बट ऐसी चीजों में ज्यादा लाइकली है कि वो किसी तरह की पेमेंट किया, मतलब कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में एडवांस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और किसी भी तरह से वो बिल्डिंग शुरू हो चुका है तो उसमें एक्स और वाई दोनों को ही नुकसान होगा अगर वो काम बीच में रुक जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ऑब्वियस है। तो यहाँ इकोनॉमिक ड्यूरेस आ रहा है क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक लॉस होगा। और डी, इवन दो इट इज अनएथिकल, आप ये नहीं कह सकते कि अनएथिकल प्रैक्टिस होने के कारण वॉइड है, ठीक है, क्योंकि पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि अनएथिकल प्रैक्टिस होने के कारण क्या होता है। ओके, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके।
आंसर्स दीजिए। इसमें भी कोशिश कीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन की ही ऑल्टरनेटिव्स वाला टेस्ट अप्लाई करने का। ठीक है। और कोई आंसर करेगा? ओके, तो जैसे आप सबने कहा, ए ही करेक्ट आंसर है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, काम बीच में रोका नहीं जा सकता और सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पेमेंट करना जरूरी है। अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ऐसा भी होगा कि वो अलग वर्कर्स को हायर कर दे या वैसा कुछ। बट उनके लिए भी अलग से फिर पैसे देने होंगे। जब वर्कर्स स्ट्राइक पर जाते तो अधिकतर यूनियन या किसी तरह की अरेंजमेंट के साथ जाते हैं और दूसरे वर्कर्स को इतनी शॉर्ट नोटिस पर ढूंढना बहुत टफ होगा। तो काम काफी देर तक के लिए रुक सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि उन्हें ज्यादा ही नुकसान हो जाए। ठीक है। और ऑप्शन सी कह रही है कि ही वॉज अंडर सीरियस प्रेशर टू प्रोटेक्ट हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बट इट वॉज नॉट ड्यूरस। जबकि ड्यूरस को तो कहते हैं सीरियस प्रेशर। ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी नहीं हो सकती और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये सब क्लियर है? ओके, तो आज भी हमने दो ही बैच किए तो हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। अम तो इस पेपर में और बाकी है एक दो। ठीक है। तो दो तीन और पैसेज बाकी है इस पेपर पे। तो आप लोगों को ये तीनों पैसेज होमवर्क में करनी होगी। ठीक है। तो लीगल सेक्शन में अराउंड 35 क्वेश्चंस होती है। तो इसमें 15। कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों पैसेज मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। ठीक है। 30 मिनट्स में ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर जिसका 20-25 मिनट्स में भी हो सके तो मच बेटर रहेगा। बट मैक्सिमम आपका 30 मिनट्स होना चाहिए। ये पेपर आपका क्लासरूम आपके क्लासरूम में अपलोड किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपको कितना टाइम लगा, तो टाइम कीजिएगा मैक्सिमम 30 मिनट्स, और उससे कम लगे तो और भी बेटर। ठीक है। और चेक भी अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फिर सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ, ट्राई टू डू इट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है। ओके। ओके, गुड, थैंक यू।